दोस्तों नमस्कार। मोदी सरकार 130वां संविधान संशोधन विधेयक लाने को तैयार है और वो बिल संसद के पटल पर रखा जा चुका है। लोकसभा में उस बिल के खिलाफ भारी विरोध देखने को मिला और उसके बाद उस बिल को, जिसमें कि प्रावधान है कि 5 साल की सजा अगर किसी मामले में किसी व्यक्ति को होती है और उसके लिए उसकी गिरफ्तारी होती है और उसे 30 दिनों तक जमानत नहीं मिलती है, तो ऐसे हालात में चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। और इस बिल के विरोध में काफी हंगामा हो चुका है और अब ये बिल जेपीसी को उस पर चर्चा के लिए सौंपी जा चुकी है। संसद के अगले सत्र से पहले इस बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट आ जाएगी। इस बिल में ऐसा क्या है जिसके लिए विपक्ष इतना इसका विरोध कर रहा है और सत्ता पक्ष इस बिल के लिए लामबंद है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे संविधान विशेषज्ञ और राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर रिटायर्ड डॉक्टर विजय कुमार वर्मा जी से। वर्मा साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। सर, पहला सवाल तो यही है कि आखिर 130वां संविधान संशोधन जो बिल है, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के पटल पर रखा, उसमें सबसे अच्छी बात क्या है या बुरी बात क्या है जिसे लेकर इतना तीखा विरोध विपक्ष की तरफ से देखने को मिल रहा है? देखिए, इस बिल में जो प्रावधान है उसको देखने के लिए हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना होगा। संविधान सभा में जब इस पर विचार हो रहा था तो संसदीय लोकतंत्र के हिसाब से हमारे संविधान में शासन व्यवस्था की स्थापना की गई ब्रिटिश मॉडल पर। तो जिस समय संविधान बना या बन रहा था, उस समय संविधान निर्माताओं को यह आशा नहीं थी कि भविष्य में हमारे राजनेताओं का स्तर इतना गिर जाएगा, नैतिकता इतनी गिर जाएगी और राजनीति सब कुछ के ऊपर हो जाएगा, सत्ता प्राप्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसमें अभी हम लोग हाल फिलहाल में देख सकते हैं कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए, लेकिन उन्होंने त्याग पत्र देने से इनकार किया और जेल से शासन चलाने की बात की। बिल्कुल। उससे पहले हेमंत सोरेन, तो उन्होंने त्याग पत्र दे दिया। बिल्कुल। 2005 में लालू यादव पर भी इस तरह के केस आए, तो उन्होंने त्याग पत्र दिया और अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। मुख्यमंत्री बनाया। जी। जयललिता के मामले में इन पर भी था मामला। जयललिता ने भी तमिलनाडु में इस्तीफा दिया। इस्तीफा नहीं देने वालों में एकमात्र अरविंद केजरीवाल रहे हैं और कुछ मंत्रियों को कुछ सरकारों में, चाहे किसी भी दल की रही हो, जैसे सेंथिल का मामला है तमिलनाडु का। तमिलनाडु में, जी। दिल्ली में सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, ये लोग भी जेल में रहे, लेकिन इनका इस्तीफा नहीं लिया गया। नहीं, लेकिन मनीष सबसे परेशान, सिसोदिया जी का इस्तीफा बाद में ले लिया गया था। सत्येंद्र जैन का भी बाद में लिया गया था, लेकिन बहुत दिनों तक वो मंत्री के रूप में रहे थे। मैंने बहुत दिनों के बाद लिया गया, हाँ उनको सिर्फ के तत्काल देना चाहिए था। हाँ, सिर्फ केजरीवाल ऐसे रहे जो जब तक जेल में रहे तब तक इस्तीफा नहीं दिया, जेल से बाहर आए उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। जी। हाँ, तो आगे बात ये हुई कि जब उन्होंने इस्तीफा नहीं किया, मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया, तो मुख्यमंत्री जेल से शासन कैसे चलाएंगे, यह मामला बहुत उभर कर दिल्ली के मामले में आया और अंततः उन्होंने इस्तीफा नहीं ही दिया। तो जो कठिनाइयां हुई उसको ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने
यह प्रावधान किया है कि अगर किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री पर कोई ऐसा आरोप लगता है या मंत्रियों पर, और अगर उनको डिटेन किया जाता है और उस डिटेंशन की अवधि 1 महीने से अगर अधिक हो, अगर 30 दिन के पहले तक में उनको जमानत मिल जाता है तब तो कोई बात नहीं, नहीं मिलने पर 31वें दिन स्वतः वो सत्ता से बाहर माने जाएंगे, यानी उनका इस्तीफा मान लिया जाएगा, उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो आरोप लगे उसमें अगर उसमें किसी को सजा होगी तो वो 5 साल की होगी। तो ये तो अच्छी बात है कि शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने यह संशोधन बिल सदन में लाया, जिसको कि जेपीसी को सौंप दिया गया है विस्तृत विचार विमर्श के लिए। लेकिन इस पर विपक्ष की आपत्ति ये है, इसमें बुरी बात ये है या इसकी कमी ये है कि इसमें न्यायिक दृष्टिकोण से हम्म। यह पीछे जाने वाला बिल है। उस न्याय सिद्धांत के अनुसार जब तक कोई व्यक्ति दोषी साबित नहीं हो जाता है तब तक उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो सकती है, और सिर्फ आरोप लगा देने भर से किसी को अपने पद से 1 महीना के अंदर यदि जमानत न मिले तो हटा देना, इसमें ये बड़ा ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट है, और इसलिए विपक्ष की ओर से विरोध हो रहा है। ऑब्जेक्शन इसलिए है विपक्ष की ओर से, जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है भारतीय जनता पार्टी का, इस कारण से विरोध है। अब देखिए, पास्ट में चलें, जब यह कानून नहीं था तो लाल बहादुर शास्त्री पहले रेल मंत्री थे भारत के। जो रेल दुर्घटना हुई तो 1956 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। एक बिल्कुल। दुर्घटना में तो नेहरू जी ने लौटा दिया त्याग पत्र को, लेकिन दूसरे में उन्होंने इतना इंसिस्ट किया कि वो अपने पद से खुद ही हट गए, नैतिकता के हिसाब से। यद्यपि रेल बिल्कुल। चलाने में रेल मंत्री डायरेक्ट तो नहीं चलाते हैं, लेकिन इंतजाम के हिसाब से और उच्च नैतिक मानकता के हिसाब से उन्होंने त्याग पत्र दिया और एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश किया। दूसरा उदाहरण है इस कानून से पहले का, नीतीश कुमार का। गैसल में रेल दुर्घटना हुई थी अगस्त 1999 में। नीतीश कुमार ने त्याग पत्र दे दिया रेल मंत्री के पद से, और उस समय अटल जी की ही सरकार थी 99 में। उसके बाद फिर आपको तीसरा मामला बनता है उच्च मान्यता का, मानक का, लाल कृष्ण आडवाणी का। ये सरकार से संबंधित मामला नहीं है, हवाला लेकिन मामले पे उन्होंने। 1996 में जी। हवाला मामले में उनका नाम आने के बाद उन्होंने सो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया। 1996 का चुनाव नहीं लड़ा, और 19 उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से वो बरी हो गए तो बाद में फिर 98 के चुनाव में जीते, बाद में गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। तो ये उच्च परंपरा हमारे राजनीतिक पद्धति में पूर्व से विद्यमान है, लेकिन इधर से इसमें बहुत ज्यादा ह्रास हुआ, और ये जी, ह्रास के लिए हर पार्टी जिम्मेदार है। यहाँ मैं आपको आप रोकते हुए जी, यहाँ पे मैं आपको रोकते हुए एक प्रश्न विपक्ष विपक्ष से जुड़ा हुआ ऐड कर रहा हूँ। ह्रास तो हुआ है नैतिक मूल्यों में, तो राजनीति भी बदली है।
क्योंकि जो राजनीति कर रहे हैं, जो पार्टियां खुद को पार्टी विथ डिफरेंस कहती थी, जिसका ताजा उदाहरण अभी लालकृष्ण आडवाणी का आपने दिया, तो आडवाणी जी ने तो त्यागपत्र दे दिया था। लेकिन आज उसी पार्टी की पिछले 11 सालों से सरकार है। देश में कई रेल दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, कई आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं। जो कभी नेहरू, इंदिरा और मनमोहन सरकार पर उंगली उठाते हैं, वो नई सरकार है, मोदी सरकार है कहकर ना तो रेल दुर्घटना पे रेल मंत्री इस्तीफा देते हैं, ना आतंकवादी घटनाओं पे गृह मंत्री इस्तीफा देते हैं, क्योंकि ये नई सरकार है। और साथ ही विपक्ष का जो सबसे बड़ी दुविधा है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग इस सरकार ने इस कदर किया है कि कितनी ही पार्टियां तोड़ रही हैं, कितनी ही सरकार गिराए हैं। और विपक्ष को यह आशंका है कि सरकार इस कानून के बहाने जांच एजेंसियों को एक्टिव कर फर्जी मामलों में नेताओं को फंसाएंगे। उन्हें ईडी के मामले में तो जमानत ही नहीं मिलेगी 6 महीने पहले, और सरकार गिराएंगे। जैसे कभी कांग्रेस 356 का दुरुपयोग कर राष्ट्रपति शासन लगाती थी देश में, बीजेपी अब इसी कानून का इस्तेमाल कर विपक्ष को परेशान करेगी, विपक्ष के मुख्यमंत्री को हटाएगी। आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आर्टिकल 356 को ये दूसरे रूप में रूपांतरित कर लागू करने का प्रयास हो रहा है और हुआ है। वो उधर से नहीं, इधर से कर रहे हैं, चाहे दल को तोड़कर या अन्य ऑपरेशंस चलाकर वो ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि अब स्थिति ये आ गई है कि सिर्फ आरोप भर से ये हम्म। गिरावट देखिए। पहले था कि आपको दोष मुक्त सिद्ध होने तक कोई भी आरोपी दोषी नहीं माना जाता था। अब आरोप लगा देने से इतनी बड़ी सजा है। इसमें सपोर्ट के लिए अरविंद केजरीवाल को लोग उदाहरण के तौर पर रखते हैं। लेकिन इसमें एक बात है, क्या यही एकमात्र रास्ता है जिससे कि हम भ्रष्टाचार पर अंकुश रख सकें? और क्या। लोकपाल के बारे में जी। बहुत पहले से ही सुझाव आया था और आम आदमी पार्टी का जन्म ही लोकपाल को लाने को लेकर हुआ, जिसका समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने भी जी जान से किया था अन्ना हजारे के नेतृत्व में। लेकिन न तो लोकपाल आया और न भ्रष्टाचार पर उस अर्थ में लगाम लगाया जा सका। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी और स्वच्छ छवि वाली सरकार अपने आप को बताती है। इनका भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है। लेकिन जो प्रेस में आता है, मीडिया में है, जो बातें विपक्ष के द्वारा कही जाती हैं, उससे यह लगता है कि ये सिर्फ कहने के लिए है। व्यवहार में कई एक मामले ऐसे हैं जो जब तक बीजेपी में नहीं थे तो उन पर भ्रष्टाचार का मामला था। जैसे ही उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया तो ये डाइल्यूट हुआ और वो आराम से चैन से हैं। तो यह जो स्थिति है, एक तो यह रिकॉर्ड है। दूसरा है कि एडीआर एडीआर का जो रिपोर्ट आता है संसद सदस्यों के बारे में, अभी भी बीजेपी के वर्तमान मंत्रिमंडल में 28 ऐसे मंत्री हैं जिन पर सीरियस चार्जेज हैं। तो मान लीजिए, आप जिस नैतिकता के लिए, जिस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए इस संशोधन को ला रहे हैं ला रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि अभी संसद से ये पास नहीं हुआ है, अंडर प्रोसेस है, जी। तो फिर आपको कैसे माना जाए कि आपकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है या नहीं होगा? हर पार्टी में एडीआर के हिसाब से हैं दागी सदस्य। तो हमारे हिसाब से तो मूल रूप में संविधान में संशोधन नहीं करके राजनीतिक दलों को आपसी विचार विमर्श से
राजनीतिक तौर पर कॉन्सेंसस बनाकर चुनाव सुधार के रूप में यह करना चाहिए कि किसी भी वैसे व्यक्ति को टिकट न दिया जाए चुनाव के लिए जिन पर किसी भी तरह का आरोप है। जब तक, और यदि सीरियस आरोप है तो उस पर विचार ही न किया जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर जो लोग चुनकर आएंगे उसमें दागी नहीं होंगे, चाहे साधारण दागी या विशेष स्तर के दागी। लेकिन जब तक यह नहीं होता है तो आप इससे मुक्त नहीं हो सकते हैं। और एक बात और है कि क्या कानून नैतिकता को रिप्लेस करेगा? जीवन के सभी क्षेत्रों में और राजनीति के क्षेत्र में भी नैतिकता आचरण से बाहर हो जाएगा नेताओं के, और उनके आचरण को नियंत्रित करने के लिए कानून का सहारा लिया जाएगा। यह उसी दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है आप कि कैमरा थोड़ा ठीक कर लीजिए और कीजिए। हाँ इसी जी। दिशा में बढ़ता हुआ यह कदम है। इसलिए यह संविधान संशोधन, विपक्ष इसको आर्म ट्विस्टिंग के रूप में देख रहा है, बीजेपी नहीं, इस परोक्ष रूप हम्म जी, जो आप कह रहे हैं वो वही 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 सवाल मैंने पीछे पूछा था, और अब मैं एग्जाम्पल के साथ दे रहा हूँ कि जैसे अजीत पवार के बारे में प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, और थोड़े दिन बाद अजीत पवार महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम के तौर पर आते हैं। उनकी 1,000 करोड़ की इनकम टैक्स ने जो संपत्ति जब्त की थी वो भी सरकार बनने के बाद वापस उन्हें दे दी जाती है। इससे पहले असम के जो मुख्यमंत्री हैं फिलहाल, जो कांग्रेस में थे, उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप थे। वो अब मुख्यमंत्री हैं बीजेपी में आते हुए। बंगाल में जो कभी ममता के साथी थे शुभेंदु अधिकारी, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे। आज वो बीजेपी के बंगाल में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर हैं और ममता के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। तो जाहिर है बीजेपी तो सहूलियत से इसका इस्तेमाल कर रही है। जो कभी कांग्रेस पर आरोप लगाती थी कि कांग्रेस संविधान का गला घोट रही है और कांग्रेस ने चुनी हुई सरकार को गिराया है, तो बीजेपी भी तो वही कर रही है। और इसी का आरोप जो है वो विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं। और कानून बन जाने से बीजेपी के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग करके लोगों के विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का एक और मौका मिल जाएगा। क्योंकि अभी दो एग्जाम्पल है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ क्लोजर रिपोर्ट अब सीबीआई फाइल कर रही है। तो सत्येंद्र जैन के जब अब वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रही है तो उसका मतलब क्या सत्येंद्र जैन के ने कोई कोई अपराध नहीं किया, तभी तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो रही है। इस बीच में वो जेल में भी रहे। अब सर तब अब इसी जेल में भी रहे, क्लोजर रिपोर्ट भी फाइल कर रही है। तो ये जो गलत आरोप या ऐसे आरोप जो कि सिद्ध ही ना हो, तो फिर ये तो यंत्र ये मानसिक यातना है या शारीरिक यातना है, उसी कैटेगरी में ही आएगा। सरकारें गिर जाएंगी। हाँ, तो आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन आप जानना क्या चाहते हैं इस पर? ये तो ये सिर्फ यही तो आरोप है कि बीजेपी जो ये ला रही है यही विपक्ष का आरोप है। तो इसमें बीजेपी इसलिए कौन मैंने कहा कौन ना कि जो हर चीज कानून में बंद करके आप कैमरा जरा नहीं ठीक कर चलाया लीजिए। जाता। प्लीज कैमरा ठीक कीजिए, बार बार कैमरा। हम्म, हर चीज सिर्फ कानून से नहीं चल सकता है। कानून से बेसिक स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होता है, आचार का, विचार का, आचार संहिता का। लेकिन लोगों के जीवन में जब तक राजनीतिक स्वस्थ परंपराएं किसी राजनीतिक व्यवस्था में विकसित नहीं होंगी और नेताओं के द्वारा उनका पालन नहीं किया जाएगा, तब तक कोई संविधान सही ढंग से नहीं चल सकता, कोई भी व्यवस्था सही ढंग से नहीं चल सकती। इसलिए मूल बात यह है, जैसा कि मैंने कहा,
कि ये राजनीतिक दलों के ऊपर प्रश्न चिन्ह है कि उनका राजनीतिक व्यवहार कैसा हो, वो किन परंपराओं का पालन करें, किन परंपराओं से परहेज करें। तो दुखद बात यह है कि आज जिसको हम लोग नया भारत की संज्ञा एक पक्ष से दी जा रही है, कैमरा उसमें ठीक कीजिए उनका प्लीज। विकास नहीं हुआ है। आप प्लीज कैमरा ठीक कर लीजिए। उनका विकास नहीं हुआ है, और पुराना नहीं तो जो ये, स्तर था उससे हम नीचे गिर गए हैं। हाँ तो ये हर पार्टी पे लागू होता है, और जो हाँ एक दूसरे, बिल्कुल, ये हर और पार्टी पर लागू है, और और इसको कानून से दुरुस्त नहीं किया जा सकता है। इट इज द क्वेश्चन ऑफ इंटेंशन। आप कानून बना देंगे, बाबा साहब ने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, वह तभी अच्छा होगा, संविधान सभा में कहा था, जब उसको चलाने वाले लोग अच्छे होंगे। तो लोगों की मंशा अगर ठीक नहीं होगी, और हर कुछ में वो ऐसा देखेंगे कि किधर से हम क्या कर ले सकते हैं कानून के रहते हुए भी, अगर इस तरह का दृष्टिकोण होगा हर पार्टी के भीतर, तो फिर आप इस तरह की समस्याओं से जूझेंगे। और यह जरूरी नहीं है कि संविधान संशोधन के पारित हो जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा और आखिरी, सरकार बदलेगी, तो जो सरकार आएगी उसके हाथ में ये सारी शक्तियां होंगी। तो व्यवस्था विकसित और दोष रहित कैसे हो सकेगी, जब उसके संचालक ही ऐसे हैं जो दोष मुक्त नहीं हैं अपने जीवन में, राजनीतिक जीवन में विशेषकर, अन्य क्षेत्रों में। इसीलिए सोचने की बात यह है, देखने की बात यह है कि कानून नहीं, परंपरा विकसित हो जो राष्ट्रहित में हो। और आज यदि एक राष्ट्रवादी सरकार उन परंपराओं को विकसित करने में असफल रहती है, तो यह देश का दुर्भाग्य है। नहीं तो और मोदी सरकार, जी, और एक बात यह कि कोई भी राजनीतिक दल सो देशद्रोही तो नहीं है, राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित है, लेकिन उनका जो पॉलिसी है, जब तक कन्फ्रंटेशनिस्ट नहीं होगा, जब तक कन्फ्रंटेशन से मुक्त नहीं होगा, कॉन्सेंसुअल जब तक नहीं होगा, और दोनों को यानी पक्ष को विपक्ष को साथ लेकर चलने की जब तक प्रवृत्ति नहीं होगी, तब तक यह संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष दोनों से चलता है, और विपक्ष के बिना आप चला नहीं सकते, अब पक्ष के बिना चल नहीं सकता है। इसलिए यह पक्ष विपक्ष दोनों को सोचने की बात है। यह ये नहीं है कि आक्रामक दृष्टिकोण अपनाकर और कि दूसरे पक्ष को परेशान कर हम शासन का संचालन करेंगे, तो अनेक समस्याओं का सामना होना बिल्कुल स्वाभाविक है, अनेक समस्याओं से जी। सामना। अब आखिरी दो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी जो देश में कानून है, क्या वो पर्याप्त नहीं है जो सरकार को ये कानून लाने की जरूरत पड़ी? अभी तो है जनप्रतिनिधित्व कानून में कि 2 साल अगर सजा हो गई तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। तो यहाँ, बिल्कुल है। तो फिर ये इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी? ये कानून एक, समझ लीजिए कि एक तरह का ड्रेकोनियन अमेंडमेंट है, जो बहुत ज्यादा एक वो
ये राजनीतिज्ञों के व्यवहार को कानून से बढ़कर अति कानून की ओर ले जाएगा। और आखिरी सवाल, जन लोकपाल बिल जिसके लिए इतने आंदोलन किए गए थे और जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ कट्टर ईमानदार सरकार दिल्ली में बनी और वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही निपट गई, तो जन लोकपाल क्यों नहीं लागू हो पाया? इस कानून में आड़े कौन आया? जन लोकपाल इसलिए नहीं लागू हो पाया कि लोगों की इच्छा नहीं थी। वो प्रोपेगेंडा का एक साधन था। जो पार्टी जन लोकपाल के आधार पर सत्ता में आई, दिल्ली सरकार पर इतना अधिक आक्रमण किया और भ्रष्टाचार को इतना अधिक हाईलाइटेड किया, तो उसको आते ही जन लोकपाल लाना चाहिए। और उसके समर्थन में बीजेपी भी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल कहां से कहां चले गए। चाहे लाख कुछ डिफरेंसेज हो, कहीं कुछ किसी से कुछ हुआ हो, लेकिन आप इस्तीफा आपने नहीं दिया, अन्य मुख्यमंत्रियों ने दिया। इसलिए आपने उस परिस्थिति का निर्माण किया जिसमें सो केंद्र सरकार को इस तरह का प्रावधान लाने के लिए विवश होना पड़ा। दूसरी तरफ बीजेपी जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करती है, उसने क्यों जन लोकपाल नहीं लाया? और उसका क्यों ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड? सबसे बड़ी बात तो आप दागी लोगों को टिकट ही क्यों देते हैं? तो ये मसला चुनाव सुधार का है, कानून का नहीं है। चुनाव सुधार होना चाहिए और चुनाव सुधार के लिए कानून लाना चाहिए जिसमें हर राजनीतिक दल को दागी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए मनोनीत नहीं करना चाहिए, टिकट नहीं देना चाहिए। जिस तरह से अभी है कि आप पर कितना केस है, आपकी क्या संपत्ति है, इस सब को पब्लिक करना पड़ता है, उसी तरह से यह प्रावधान होना चाहिए कि जिन पर बेहद गंभीर अपराध हैं, वैसे लोगों को संसद या विधान सभाओं में आने का किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा मौका नहीं दिया जाना चाहिए। और मैं तो समझता हूं कि 130वां संविधान संशोधन जो आया, उससे अगर विचार विमर्श करके चुनाव सुधार के लिए एक बिल लाया जाता तो वह ज्यादा बेहतर होता। तो शुक्रिया बहुत बहुत आज की चर्चा के लिए। ये चुनाव सुधार का मुद्दा है, लेकिन असलियत तो यही है कि बिना पैसे के, बिना धनबल के, बिना जनबल के और बिना बाहुबल के कोई भी व्यक्ति ना तो चुनाव जीत सकता है और कोई भी पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल का जहां तक उदाहरण है, तो कांग्रेस कभी उन्हें बहुत कोसा करती थी, तो उन्होंने उसके पैरेलल पार्टी तो बना ली, लेकिन फिर भी उस सत्ता के ऐसे पार्टी बनाने के बाद भी उस ऐसे चक्र में फंस गए, उस सिस्टम के, जिस सिस्टम में वो सिस्टम ही ऐसे काम करता है। और उसमें उन्होंने बीजेपी को, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को ये बताया कि तू डाल डाल तो मैं पात पात। और अब बीजेपी इस डाल डाल और पात पात के बाद अब नए कानून का सहारा ले रही है। नहीं तो एक सेकेंड सुन लीजिए, लास्ट वर्ड मेरी ओर से। आपने जो कहा कि पैसा, धन या बाहुबल या और सारी बातें, नीतियां लोगों को अपने पक्ष में करने की, सब कुछ होना चाहिए। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि केवल दागी व्यक्ति को, दागी से मेरा मतलब है जिन पर गंभीर आरोप हैं, गंभीर आरोप में आता है मर्डर, रेप। और हमारे भारतीय पद्धति में, राजनीतिक पद्धति में कोई दल यह दावा नहीं कर सकता है कि हमने ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया है। तो चुनाव सुधार का कम से कम इतना तो होना चाहिए
धन पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन सबसे पहले चरित्रवान लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए, जो अपराध के क्षेत्र से नहीं आते हैं। और बाबा साहब के कहने का क्या अर्थ था कि आप कितना भी अच्छा संविधान, कोई भी संविधान सभा में उनके दिए गए स्पीच को देख सकता है। उन्होंने कहा कि संविधान हम कितना भी अच्छा क्यों न बना लें, लेकिन चलाने वाले लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो संविधान अच्छा काम नहीं करेगा। तो संविधान निर्माताओं को ये उम्मीद नहीं थी कि 75 साल में सब लोग, चाहे किसी भी दल, किसी भी विचारधारा के हों, ऐसे होंगे कि सरकार में उनको दागी लोगों को मंत्री बनाना पड़ेगा। तो ये सोचने की बात है। 133वां संविधान संशोधन के बदले चुनाव सुधार पर यह लाया जाना चाहिए, तो वह ज्यादा लोकतांत्रिक होता और ज्यादा राष्ट्र के हित में होता, और उसमें दुरुपयोग की संभावना नहीं होती। इसमें अगर अच्छे इंटेंशन से भी काम किया जाए तब भी इसमें ग्रे एरिया है जहां दुरुपयोग हो सकता है इस संशोधन का। धन्यवाद। जी, शुक्रिया बहुत बहुत। अब किसी और मुद्दे पर हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।